हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमकेएच। आई एम स्नेहा सिंगाटिया और आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। देखिए, चैप्टर नंबर 3 हमारा चल रहा था और लेक्चर नंबर 5 है। और लेक्चर नंबर 4 में हमने जो है वो थोड़ा सा पढ़ा था सेलों के बारे में। ठीक है, सेलों के विद्युत वाहक बल जो होता है और जो टर्मिनल वोल्टता है उसके बारे में पढ़ा था। और फिर हम जानते हैं इसके बाद हम आज जो टॉपिक करने वाले हैं दैट इज किरचॉफ के नियम। ठीक है, किरचॉफ लॉज, किरचॉफ के नियम जो है बेसिकली किरचॉफ के दो नियम हैं, आपको पता है। ठीक है, तो दोनों नियमों की आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, दोनों नियमों की बात करने वाले हैं। एक होता है केसीएल और दूसरा होता है केवीएल। यानी कि किरचॉफ का एक तो जो रूल है, एक तो नियम तो करंट के लिए होता है, धारा के लिए होता है, और दूसरा वोल्टता के लिए होता है। तो इसको केवीएल कहते हैं और इसको केसीएल कहते हैं। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट लॉ है, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, और ये किरचॉफ का सेकेंड लॉ है। ठीक है, तो बेसिकली इन्हीं नामों से जाना जाता है। केसीएल फर्स्ट लॉ होता है जो कि धारा के लिए होता है, और वोल्टेज के लिए सेकंड लॉ होता है जिसे हम केवीएल कहते हैं, यानी किरचॉफ का वोल्टेज का लॉ। ठीक है, तो देखिए सिंपल सी बात है, किरचॉफ का जो नियम है एक्चुअल में सिंपल हमारे सर्किट्स हैं उन्हें तो हम कॉमन सेंस से सॉल्व कर देते हैं, लेकिन जो जटिल सर्किट्स होते हैं, जो जटिल परिपथ होते हैं, उन्हें सॉल्व करने के लिए जटिल परिपथों को सॉल्व करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है किसकी? किरचॉफ के नियमों की। ठीक है, तो बेसिकली देखिए किरचॉफ के नियम को पहले हम सीखते हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे हम जटिल परिपथों को इन दोनों रूल्स की सहायता से सीखते हैं। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं, पहला हमारा लॉ है केसीएल। केसीएल यानी किरचॉफ का धारा का नियम। ठीक है, यह किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम। ठीक है, तो जल्दी से हेडिंग डालेंगे किरचॉफ का प्रथम नियम। स्टार्ट करते हैं, किरचॉफ का प्रथम नियम जो है जल्दी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ सिंपल सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। किरचॉफ का जो प्रथम नियम है ये हमें कहता है, देखिए हमने पहले भी पढ़ा था, स्टार्टिंग में थोड़ा सा हमने देखा था कि जहाँ भी एक बिंदु पर दो धाराएं आ रही हों, ठीक है, या दो से अधिक धाराएं आ रही हों और वहाँ से धाराएं निकल भी रही हो, ठीक है, यानी एक तरह से एक ऐसा बिंदु जो संधि बिंदु हो, दो तारों का संधि बिंदु अगर हो सर्किट के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी धाराएं आ रही हैं और कुछ धाराएं इस संधि बिंदु से निकल भी रही है। ठीक है, संधि बिंदु क्या होता है? जहाँ पर सर्किट के कोई भी दो लाइन्स, यानी कि कोई भी सर्किट में इस टाइप का बिंदु हो जहाँ से दो धाराएं निकल रही हो या दो धाराएं आ रही हो, ठीक है, तो ऐसा जो बिंदु होता है उसे हम संधि बिंदु कहते हैं बेसिकली। तो संधि पर कोई भी संधि हो, वहाँ पर सारी आने वाली जो धाराएं हैं वो सारी जाने वाली धाराओं के बिल्कुल बराबर होती है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि संधि पर आने वाली धाराएं या धाराओं का योग बराबर होता है संधि से निकलने वाली धाराओं के, संधि से निकलने वाली धाराएं। ठीक है, अब देखते जाइएगा। मान लीजिए हम ये देखें कि यहाँ पर हमारे पास ये वाली धारा I1 है, ये वाली I2 है, ये I3 है, ये I4 है और ये वाली I5 है। ठीक है, तो अब आप सिंपल सी बात है यहाँ से समझ सकते हैं I1 आ रही है, I2 भी आ रही है, I3 भी आ रही है, लेकिन I4 इस बिंदु से दूर जा रही है, यानी कि इस संधि बिंदु से निकल रही है। ठीक है, तो अगर हम इस संधि बिंदु पर आने वाली धाराओं की बात करें तो I1 और कौन सी आ रही है? I2 आ रही है और I3 आ रही है। ठीक है, जितनी आएगी उतनी ही तो जाएगी, तो टोटल आने वाली बराबर होगी टोटल जाने वाली के। तो टोटल जाने वाली कौन कौन सी है? I4 एंड I5। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ये चीज़ यही कहता है हमारा किरचॉफ का प्रथम नियम। ठीक है, कि एक बिंदु पर दो से ज़्यादा धाराएं अगर के मिल रही हों तो वहाँ पर टोटल आने वाली धाराएं टोटल जाने वाली धाराओं के बराबर होती है। या फिर आप कहें, या फिर इस नियम को हम एक और मेथड से समझ सकते हैं कि संधि पर जो है कुल धारा कैसी होती है? सभी धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होती है। बीजगणितीय
योग, सॉरी ऐसा नहीं लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे कि संधि पर आने वाली कुल धारा जो होती है ना, कुल धारा, या फिर बोले तो कि सभी धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है, सभी धाराओं का बीजगणितीय योग किसके बराबर होता है? शून्य के बराबर होता है। कैसे? समझिए, एक चीज यहाँ पर ध्यान रखने वाली है, बीजगणितीय योग करना है, यानी कि यहाँ पर हमें धाराओं को उनके चिन्ह के साथ, ठीक है, चिन्ह के साथ प्रदर्शित करना है, यानी कि आने वाली धाराएं हमारी पॉजिटिव होंगी और जाने वाली धाराएं हमारी कैसी होंगी? नेगेटिव होंगी। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई? तो देखिए सिंपल सी बात, यहाँ से आने वाली धाराएं I1, I2 और I3 हैं, तो ये तो प्लस होंगी यानी पॉजिटिव होंगी, और जाने वाली धाराएं I4 और I5 हैं, तो ये नेगेटिव में हो जाएगी। तो इसे हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पर लिखते हैं कि I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5, ये हमने बीजगणितीय योग कर लिया, और ये किसके बराबर होगा? ये शून्य के बराबर होता है। ठीक है, यही है हमारा KCL। ठीक है, किरचॉफ का धारा का नियम यही कहता है। देखिए सेम इक्वेशंस है, ये भी इक्वेशन वही कहती है जो ये इक्वेशन कहती है। ठीक है, तो इसी नियम को हम दो स्टेटमेंट से समझ सकते हैं, कोई भी आप लगा लीजिए। यहाँ पर भी देखिए I4 और I5 को अगर इधर लेकर के आए तो वो माइनस में आ जाएंगी, तो सेम यहाँ पर हमें ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो किरचॉफ का प्रथम नियम आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। चलिए इस पर बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, इसी पर बेस्ड KCL पर बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, जो आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर ये संधि बिंदु है, और यहाँ पर मान लीजिए इस टाइप से धाराएं निकल रही हैं। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए I बराबर 5 एम्पियर, यहाँ पर I बराबर 7 एम्पियर, यहाँ पर I बराबर 2 एम्पियर। ठीक है, और यहाँ पर I बराबर 3 एम्पियर लगा लीजिए। ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पर 4 एम्पियर है। ठीक है, और यहाँ पर I बराबर 6 एम्पियर लगा लीजिए। तो अब जल्दी से सॉल्व करके बताइएगा कि इसके लिए क्या इक्वेशन बनेगी। ठीक है, इसके लिए क्या इक्वेशन बनेगी, जल्दी से देख करके बताइएगा। या फिर मान लीजिए कुछ चेंज करते हैं यहाँ पर। ठीक है, कुछ चेंज करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर 3 एम्पियर, यहाँ पर मान लीजिए 5 एम्पियर, और ये वाली आपको बतानी है। ठीक है, ये वाली आपको बतानी है। अब इसके लिए क्या इक्वेशन बनेगी देखते जाइएगा। क्वेश्चन आपके सामने है, ये वाली जो धारा है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपको पता है कि कोई भी संधि बिंदु है उस पर टोटल आने वाली बराबर होगी टोटल जाने वाली के। तो हम लगाते हैं यहाँ पर KCL कि हमारा 5 एम्पियर प्लस 7 एम्पियर, ये तो टोटल आने वाली है। ठीक है, ये तो टोटल आने वाली है एम्पियर। ठीक है, और ये किसके बराबर होनी चाहिए? 3 + 5 + I, 3 + 5 + I के बराबर होनी चाहिए, यानी कि 3 + I टोटल बराबर होनी चाहिए 7 के। तो I बराबर क्या आ जाएगा? 4 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से I बराबर कितना आ जाता है? 4 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम KCL पर बेस्ड जो है छोटा सा क्वेश्चन भी हमने कर लिया है। अब देखिए सिंपल सा बात कि हम देखते हैं हमारा किरचॉफ का सेकेंड नियम KVL। ठीक है, सेकेंड नियम देखते हैं। धारा का नियम होपफुली आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। ठीक है, अब देखते हैं KVL। ठीक है, वोल्टेज का जो नियम है वो देखते हैं। सेकेंड हम लिखते हैं KVL, या फिर बोले तो किरचॉफ का द्वितीय नियम। किसके लिए है? वोल्टेज के लिए है। किरचॉफ का द्वितीय नियम। अब देखिए जैसे कोई भी हमारा संधि बिंदु था। ठीक है, कोई भी संधि बिंदु था, उस पर जितनी धाराएं आ रही थी उतनी ही आगे जा रही थी, क्योंकि और कोई हमारे पास सोर्स ही नहीं है। कहीं भी हम धारा को भेज रहे हैं तो कहीं से लेकर के ही तो भेज रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। सेम उसी टाइप से यहाँ पर जो वोल्टेज लो है वो भी क्या कहता है कि आपके सर्किट में जहाँ जहाँ आपको वोल्टताएं मिल रही है, यानी कि जहाँ भी आपको विभवांतर मिल रहा है, वो विभवांतर किसी न किसी सेल से, किसी न किसी बैटरी से आपको मिला है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने 2 प्रतिरोध लगाए हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस लगाए हैं, और इस टाइप से मान लीजिए हमने यहाँ पर 2 सेल भी लगा दी है, 2 सेल या बैटरी लगा दी है। ठीक है, इसका जो EMF है E1 है,
और इसका E2 है। यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस जो है वो R2 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस प्रतिरोध और इस प्रतिरोध, दोनों प्रतिरोधों के दोनों सिरों पर, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर जो वोल्टेज है, ये वाली वोल्टेज हम लगाते हैं V1, ठीक है। इसके दोनों सिरों के मध्य जो वोल्टेज है यानी कि विभवांतर है उसे हम लिखते हैं V2। अब देखिए इन दोनों सिरों पर, इन दोनों के लिए जो वोल्टेज है वो कहाँ से मिली है, वो इन्हीं के EMF से तो मिली है। यानी कि आपके सर्किट में जितने भी प्रतिरोधक हैं उनके सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न हुआ है वो उसके अंदर जो टोटल सेल है उनके EMF के बराबर होता है। यहाँ से हमें पता चलेगा कि आपका जो सेल से आपको EMF मिला है टोटल, वो किसके बराबर होगा, इस V1 और इस V2 के बराबर होगा, ठीक है। यानी कि टोटल आपके जो सेल है, टोटल सेल से आपको EMF जो मिल रहा है वही तो यहाँ पर यूज़ हो रहा है, इन दोनों में वही तो यूज़ हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अगर मान लीजिए यहाँ पर I धारा प्रवाहित हो रही है तो आप ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पर रेजिस्टेंस R1 और R2 है, तो ये जो है ये दोनों आपके किसके बराबर होंगे, IR1 प्लस IR2 के, ठीक है। यानी कि या फिर हम ये कहें कि टोटल जो वोल्टेज है उसका बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है। या फिर हम ये कह सकते हैं, तो आप इसे इस रूप में बना सकते हैं कि टोटल जो हमें मिला है इसमें से जितना हमने यूज़ कर लिया वो टोटल बराबर कितना होगा, शून्य होगा। यही है हमारा KVL, ठीक है। किरचॉफ का वोल्टेज लॉ भी यही कहता है कि सिंपल सी बात है कि कोई भी आपके पास बंद लूप है, बंद लूप यानी कि बंद जो सर्किट है इस टाइप का, इसे हम कहते हैं कहीं से भी ओपन नहीं हो, ठीक है, धारा का प्रवाह बना है, तो ये होता है एक बंद लूप, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई बंद लूप है तो उसमें जितने भी प्रतिरोधक है, ठीक है, तो इनके सभी प्रतिरोधकों पर वोल्टताओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो उस लूप में स्थित सेलों के विद्युतवाहक बलों के, यानी कि ये जो सेल हैं इनके जो विद्युतवाहक बल है इनके बीजगणितीय योग के बराबर होता है, ठीक है। ये चीज़ हमने लिख लिया है। या फिर टोटल अगर हम सम करते हैं तो वो किसके बराबर होता है, शून्य के बराबर होता है। यानी कि अगर सभी को चिन्ह के साथ लिखे, देखिए सबसे ज़्यादा हमें ना ये ध्यान में रखना है, ठीक है। इसमें हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं यूज़ करते समय, तो हमें ये ध्यान में रखना है कि अगर हम सर्किट की सारी वोल्टेज को, सर्किट में ये भी वोल्टेज है, ये भी वोल्टेज है, यहाँ भी इनके सिरों पर भी जो वोल्टेज है, ठीक है, सभी वोल्टताओं का अगर योग कर दे चिन्ह के साथ रख करके, अब चिन्ह कैसे यूज़ करना है वो अभी हम देखेंगे, कि अगर हम सभी वोल्टेज को रख करके उनका योग करें चिन्ह के साथ रख करके, तो उसका योग क्या होगा, शून्य के बराबर होगा। तो अब चिन्ह किसका कहाँ पर कैसे आएगा, अब मान लीजिए हमने यहाँ पर कोई कैपेसिटर जोड़ा हुआ है, ठीक है। अब धारा का प्रवाह इधर हो रहा है, मान लीजिए हमने धारा जो है इसके टर्मिनल्स हम चेंज कर देते हैं, मान लीजिए एक हमारे पास सेल इस टाइप से जुड़ा हुआ है, तब भी यहाँ पर केसेस बदल जाएंगे, ठीक है, तब भी यहाँ पर केसेस बदल जाएंगे। अब हम यहाँ पर E1 माइनस E2 लेने वाले हैं, तो कहाँ पर कौन सी चीज़ हमें किस तरीके से माइनस और प्लस में लेनी है, क्योंकि हमें यहाँ पर पता है कि सभी वोल्टताओं का योग कीजिए, लेकिन योग जब करना है तो उनको चिन्ह के साथ रखना है, चिन्ह के साथ रखना है। तो ये चिन्ह कैसा लेंगे, किसका कब कहाँ कैसा चिन्ह लिया जाएगा, उसके लिए जो रूल है वो अभी जो है हम देख लेते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं चिन्ह परिपाटी, क्योंकि किरचॉफ साहब ने हमें जो है जटिल परिपथों को सॉल्व करने के लिए ही दोनों जो रूल्स हैं वो दिए थे, ठीक है। तो बेसिकली आपको 12th क्लास में तो काम में आने वाली हैं, और जब भी आप ग्रेजुएशन करेंगे या उसके बाद आप जो भी अपने इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आप किसी भी सर्किट को सॉल्व कर रहे होंगे तो वहाँ भी आपको KVL और KCL दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको हमेशा जो है काम में आएंगे, ठीक है। तो आप बहुत ही अच्छे से इसको समझिएगा, और थोड़ा सा आपको टफ लग रहा है देखने से, लेकिन सिंपल सा है। अभी आप जो जैसे ही पूरी चिन्ह परिपाटी को समझ लेंगे तो कोई भी आपके पास कॉम्प्लेक्स कितना भी जटिल सर्किट आ जाए आप उसे चुटकियों में सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले चिन्ह परिपाटी। तो बस ये 6 रूल्स है, इनको आपको ध्यान में रखना है। अगर आप इन 6 को सीख जाते हो तो उसके बाद आप किसी भी लूप में किसी भी टाइप का जटिल सर्किट हो उसके अंदर आप उसे सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि यहाँ पर इस टाइप का, मान लीजिए हमारे पास एक एग्जाम्पल दिया है, हमने एक एग्जाम्पल है हमारे पास सर्किट का, तो इसके अंदर ये जो बंद परिपथ होता है इसे एक तरह से एक लूप कंसिडर करते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास कोई सर्किट्स हैं जिसमें बीच में प्रतिरोधक वगैरह लगे हुए हैं, ठीक है, बैटरी वगैरह लगी हुई है, ठीक है, यहाँ पे इस टाइप से। तो यहाँ पर एक्चुअल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक लूप है और दूसरा लूप यहाँ पर है, यानी कि एक पूरा जो लूप होता है इस टाइप से लूप आप समझ सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर 2 लूप है,
ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि ये एक ही लूप है, ठीक है। हम इस टाइप से भी कंसीडर कर सकते हैं और इस टाइप से भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर इनका जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, इनके जो पॉइंट्स हैं इनको नाम दे देते हैं, ठीक है, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए ये हमारा ए बिंदु है, ये हमारा बी बिंदु है, ये हमारा सी है और ये हमारा डी है। तो लूप जो बनेंगे इसके अंदर, जो लूप है वो बेसिकली दो तरह से बन सकता है। एक तो हम चले कहाँ से कहाँ तक, ए से चले बी तक, फिर सी तक, फिर डी तक और वापस आ जाए ए तक। तो एक तो लूप हम इस टाइप का ले सकते हैं। दूसरा लूप हम ले सकते हैं कि हम ए से चले लेकिन पहले बी की तरफ नहीं, जाकर के हम डी की तरफ गए। तो ए से हम डी गए, डी से फिर हम सी गए, सी से हम बी गए और बी से वापस हम आ गए ए पर, ठीक है। तो दोनों तरह के लूप कंसीडर करके हम देखेंगे किस टाइप से हम यहाँ पर चिन्ह परिपाटी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम इन्हें सीखेंगे, सबसे पहले तो चिन्ह परिपाटी लगाना सीखेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल में चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इन 6 रूल्स को हमें कैसे देखना है। देखिए मान लीजिए हम यहाँ से यूँ चल रहे हैं, चलते चलते रास्ते में हमारे पास एक रेजिस्टेंस आ गया, एक प्रतिरोध आ गया। हमें देखना है कि धारा की दिशा भी हमारे चलने की अगर दिशा में है तो वहाँ पर हमें V बराबर लेना है माइनस का IR, V बराबर माइनस का IR लेना है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, पहला रूल। दूसरा रूल कि चलते चलते अगर R आया लेकिन धारा की दिशा हमारे चलने की दिशा के विपरीत है, यानी कि सिंपल सी बात है, हमारे चलने के विपरीत है धारा की दिशा, तो आने वाला जो R होगा इसके सिरों पर जो विभवांतर होगा वो हम लेंगे प्लस का IR, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आई। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पर पॉजिटिव टू नेगेटिव हमने धारा की दिशा इस टाइप से दिखा दी, ठीक है, ये धारा की दिशा है। अब मान लीजिए हमने अगर लूप कंसिडर किया है ABCDA, और अगर हमने लूप कंसिडर किया है मान लीजिए ADCBA, ठीक है। तो इसके लिए हम देखते हैं, सबसे पहले देखिएगा ABCDA, यानी कि हम इस टाइप से चल रहे हैं, यानी कि हम यहाँ से चलेंगे, यहाँ पहुँचेंगे और इस टाइप से चलेंगे। अब हमारी चलने की दिशा में ही है धारा की दिशा, चलने की दिशा में ही धारा की दिशा है, और हमारे रास्ते में एक R1 पड़ रहा है, तो उसके लिए हम जो वोल्टेज लेंगे वो हम लेंगे माइनस का IR1, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर धारा की दिशा विपरीत होती, यानी कि अगर हम इस लूप में चल रहे हैं, यानी लूप हमारा अब क्या हो गया, फिर से देखिएगा लूप हमारा कैसा है, हम कैसे चल रहे हैं, हम जा रहे हैं ए से डी और फिर हम इधर जा रहे हैं, यानी कि हमारे जाने की दिशा ये है, यानी कि यहाँ पर हमारे जाने की दिशा और धारा की दिशा दोनों विपरीत है, और चलते चलते मान लीजिए यहाँ पर रास्ते में R1 आया, तो हमारा V बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का R1 हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आई। यानी कि अगर हमारे चलने की दिशा में धारा है तब हमारा V इस R के लिए क्या हो जाएगा, माइनस का IR हो जाएगा। अगर दोनों विपरीत दिशा में है, हमारे चलने की दिशा के विपरीत है धारा की दिशा, तब हमारा जो V होगा वो क्या हो जाएगा, प्लस का IR हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट में, अगर हमारे चलने की दिशा में बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पहले आ रहा है तो उसका जो EMF लेंगे वो माइनस का E लेंगे, ठीक है। और अगर हमारे चलने की दिशा में पहले नेगेटिव टर्मिनल आ रहा है तब हम प्लस का E लेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। देखिए सिंपल सी बात, हमारे चलने की दिशा में मान लीजिए हम यहाँ पर ADCBA चल रहे हैं, A से D, D से C, C से B, B से A, यानी कि इस टाइप से चल रहे हैं। तो पहले कौन सा टर्मिनल आएगा, देखिए पहले पॉजिटिव टर्मिनल आएगा, और पहले चलने की दिशा में पहले पॉजिटिव आ गया तो हम यहाँ पर माइनस C लेंगे। अगर हम A से B और इस टाइप से चल रहे होते तो पहले हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल आता, तब हम प्लस का E लेते। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट केस, अगर हम संधारित्र ले रहे हैं, सर्किट के बीच में संधारित्र आ रहा है और चलने की दिशा में सबसे पहले संधारित्र की पॉजिटिव प्लेट आ गई, तो हम यहाँ पर V बराबर क्या लेंगे, माइनस का Q/C लेंगे। और अगर चलते समय इस संधारित्र की पॉजिटिव प्लेट अगर पहले आ गई तब हम V बराबर प्लस का Q/C लेंगे, ठीक है। इन 6 चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए हम एक सर्किट सॉल्व करके देखते हैं, ताकि आपको अच्छे से जो है सारी चीज़ें आप यूज़ कर पाएँ और अच्छे से माइंड में जो है ये चीज़ें रच बस जाएँ, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, छोटा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं हमारे पास। मान लीजिए इस टाइप से हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, यहाँ भी एक रेजिस्टेंस है,
और यहाँ पर हमने एक बैटरी कनेक्ट कर रखी है, मान लीजिए इस टाइप से, मान लीजिए इस टाइप से है, ठीक है, इस टाइप से है। यहाँ पर इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव, और यहाँ पर ये R1 है, ये R2 है। अब हमें इसके लिए KVL लगाना है, ठीक है। अब देखिए सिंपल सी बात, मान लीजिए ये हमारी 2 वोल्ट की बैटरी है और ये हमारी 8 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट बैटरी ये है, तो इसके अनुसार धारा का चयन होगा, यानी कि धारा पॉजिटिव टू नेगेटिव इस टाइप से बहेगी, इस टाइप से धारा हमारी बहेगी, क्योंकि इसकी वोल्टेज कम है। देखिए यहाँ पर 2 वोल्ट की भी बैटरी लगी हुई है और 8 वोल्ट की भी बैटरी है, तो 8 वोल्ट की बैटरी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर विभवांतर पैदा करेगी, तो धारा का निर्धारण, धारा की दिशा का निर्धारण इस बैटरी के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तो हमने धारा की दिशा जो है डिसाइड कर ली है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसके अकॉर्डिंग। अब देखिए, अब हम समझ रहे हैं इस चीज़ को कि हम जो है कैसे जा रहे हैं। तो इसके लिए पहले हम सारे पॉइंट्स का नामकरण कर देंगे। दिस इज ABCD, ठीक है। तो ये हो गया ABCD। अब देखिए हम लूप कंसीडर कर रहे हैं कुछ इस टाइप का, कोई भी तरह का ले सकते हैं आप, A से D इस टाइप से जा सकते हैं, लेकिन हमने लिया इस टाइप से। हम जा रहे हैं ABCD और वापस A, ठीक है। इस लूप में देखिए, इस लूप में हम मान लीजिए A से चलना स्टार्ट कर रहे हैं और B तक जा रहे हैं। पहले हम इधर जा रहे हैं, हमारी जाने की दिशा में ही तो धारा की दिशा है, ठीक है। ये धारा हमारे जाने की दिशा में ही धारा की दिशा है, हमारे जाने की दिशा में ही धारा की दिशा है। बीच में जो R पड़ रहा है उसके लिए V जो है हम क्या लेंगे, माइनस का IR लेंगे, तो इसके लिए हो जाएगा माइनस का IR, यानी ये वोल्टता हो गई। अब हम आगे चले, धारा की दिशा भी उधर, हमारे जाने की भी दिशा उधर, और बीच में पड़ गया R2, तो हम यहाँ पर फिर से लेंगे माइनस R2। अब हम जा रहे हैं इधर, धारा की दिशा इधर है, जाने की दिशा भी देखिए इधर है, और जाने की दिशा में पहले पॉजिटिव टर्मिनल पड़ गया बैटरी का, जाने की दिशा में पॉजिटिव टर्मिनल पड़ गया, तो हमें लगाना पड़ेगा माइनस का E1। ये चीज़ समझ में आ गई। मान लीजिए ये E1 था और ये E2 था, मान लीजिए, ठीक है। तो ये E1 लगा दिया। अब हम जा रहे थे और जाने की दिशा में पहले नेगेटिव टर्मिनल बन गया, तो नेगेटिव टर्मिनल, जाने की दिशा में नेगेटिव टर्मिनल बन गया, तो प्लस का E लेंगे, तो यहाँ पर ये प्लस का E2 हो गया। ये बराबर हो जाएगा टोटल 0 के, यानी कि यहाँ से हमें समझ में आता है, अगर हम बनाना चाहें, सॉल्व करें इक्वेशन को, तो प्लस का IR1 प्लस का IR2 प्लस दिस वन बराबर होगा किसके, इसके, ठीक है। तो ये चीज़ हमें समझ में आई। यहाँ पर हमने क्या अप्लाई किया है, अप्लाइंग KVL, ठीक है। किरचॉफ का वोल्टेज लॉ हमने जैसे ही इस पर अप्लाई किया तो हमारे पास इस टाइप की इक्वेशन बनी। ये चीज़ आपको समझ में आई। और अगर हम दूसरा ऑपोजिट साइड का लूप लेते, मान लीजिए हम यहाँ पर A से D C B A इस टाइप का लूप ले रहे हैं, तो देखिए सबसे पहले हम इधर जाते, धारा की दिशा तो हालांकि इस टाइप से ही रहेगी, लेकिन हम जा रहे हैं धारा की ऑपोजिट डायरेक्शन में। फिर भी डायरेक्शन में गए तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में गए और जाने पर पहले बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल मिल गया, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल मिला, तो हम लिखेंगे माइनस का E2, ठीक है, क्योंकि ये E2 था तो माइनस का E2 लगाया। फिर जाने पर माइनस का साइन मिल गया, तो माइनस का साइन मिल जाता है तो प्लस में हो जाता है। फिर हम गए, धारा की दिशा के ऑपोजिट जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, धारा की दिशा तो यही है लेकिन हम इसके ऑपोजिट जा रहे हैं इस तरफ, तो यहाँ पर R2 आ गया, पहले R2 आया, धारा की ऑपोजिट दिशा में है, ऑपोजिट दिशा में जा रहे हैं तो प्लस का होगा, तो हम लगा देंगे प्लस का IR2। और यहाँ पर फिर से गए धारा की दिशा के ऑपोजिट और R1 मिला, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस का IR1 बराबर हो जाएगा 0। अब भी तो वही बनेगा, इसको माइनस को इधर लेकर के जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो ये बनेगा ये, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशंस तो सेम है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, तो आप चाहे इधर से लगाएं चाहे इधर से लगाएं, लेकिन इस चिन्ह परिपाटी को आपको अच्छे से फॉलो करना है, तो आपके रिजल्ट सेम आएंगे, ठीक है। और सर्किट आपका बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको पता चली। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई भी चीज़ आपके पास मिसिंग है, मान लीजिए R1 मिसिंग है, इस टर्म में से कोई भी चीज़ मिसिंग है, तो आप उसे फाइंड आउट कर लेंगे आराम से, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई।
तो इसी पर बेस हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं। जैसे हम सेलों का संयोजन पढ़ लेते हैं। और एक चीज़ हमने डिसाइड की थी कि हम किर्चॉफ लॉ सीखने के बाद, उसके बाद किर्चॉफ लॉ जैसे हम सीख जाएंगे तो उसके बाद हम व्हीटस्टोन ब्रिज जो है हमारा, उसे हम किर्चॉफ लॉ से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज जो है उसका कॉन्सेप्ट हम सीखते हैं किर्चॉफ लॉ को यूज़ करके। तो देखिए टॉपिक हमारा क्या रहने वाला है, व्हीटस्टोन सेतु बाय किर्चॉफ लॉस। किर्चॉफ लॉस का यूज़ करके हमें जो है हमारा व्हीटस्टोन सेतु था, यानी कि व्हीटस्टोन सेतु का जो कॉन्सेप्ट था उसे प्रूफ करना है। ठीक है, व्हीटस्टोन सेतु का प्रूफ क्या था, जो हमारा कॉन्सेप्ट क्या था कि यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास कुछ प्रतिरोध जुड़े हुए हैं कुछ इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से हमारे पास 5 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। ठीक है, और हमें नेट प्रतिरोध निकालना होता है ए से सी के बीच में। तब हम जो है इस R5 को नेग्लेक्ट मानते हैं। R5 को नेग्लेक्ट मानते हैं, यानी कि इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, नेग्लिजिबल कर देते हैं, कि इसे हम कंसिडर ही नहीं करते। कब? जब R1 बटे में R2 बराबर होता है किसके, R3 बटे में R4 के। ठीक है, तो यानी कि हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर हम R5 को कंसिडर ना करें तब वास्तव में हमारे पास क्या ये रिजल्ट आता है क्या। ठीक है, तो इस चीज़ को हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, मान लीजिए यहाँ पर I धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, जो कि यहाँ पर जाकर के इस A बिंदु पर 2 धाराओं में बट रही है। मान लीजिए यहाँ पर ये I1 है और ये यहाँ पर मान लीजिए I2 है। यानी कि ये जो I थी हमारे पास, ये पूरी क्या थी, I1 प्लस I2, यानी कि ये जो I है ये 2 हिस्सों में बट गई, I1 प्लस I2। अब मान लीजिए यहाँ पर इस सर्किट में यहाँ पर I1 जा रही थी, इस शाखा में I1 जा रही थी, यहाँ पर I1 फिर से 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। मान लीजिए यहाँ पर ये I3 चली गई, I1 में से I3 इधर चली गई, तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा I1 माइनस I3। ये चीज़ आपको समझ में आई? यानी कि यहाँ पर हमारी I1 आ रही थी, जो कि यहाँ पर एक I3 चली गई, तो यहाँ पर कितनी जाएगी बची हुई, I1 माइनस I3। यही तो KCL है। ठीक है, यही तो KCL है। अब देखिए, अब यहाँ से हमारी जा रही है I1 माइनस I3। अब देखिए, इधर से आ रही थी I2, इधर से आ रही थी I3, दोनों मिली और इधर जो गई वो क्या हो जाएगी, I2 प्लस I3। यानी कि टोटल आने वाली बराबर होती है जाने वाली की, यानी कि आने वाली I2 और I3 मिल गई तो जाने वाली बन गई I2 प्लस I3। यही तो KCL है। ठीक है, तो यहाँ पर अब C बिंदु पर देखिए, I1 माइनस I3 आई, इधर से I2 प्लस I3 आई, टोटल आने वाली बराबर होगी टोटल जाने वाली के। तो टोटल जाने वाली जो है वो क्या बनेगी, I1 प्लस I2 माइनस I3 और प्लस I3, तो ये टोटल हो जाएगी I1 प्लस I2 के। समझ में आया? यानी कि यहाँ से तो आ रही है I1 माइनस I3, यहाँ पर I2 प्लस I3, तो माइनस प्लस I3 कट जाएगी, अगर हम जोड़ेंगे तो I1 और I2 बचेगी। ठीक है, ये चीज़ हमारी क्लियर हो चुकी है। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम बंद लूप की बात करें तो हमारे पास 2 लूप बन रहे हैं। एक तो लूप हमारा ये है, दूसरा लूप हमारा ये है। दोनों लूप को हम यहाँ पर अच्छे से देखेंगे। हमारा पहला लूप 1 जो है, लूप 1 तो क्या बन रहा है, लूप 1 है हमारा A से B, B से D और वापस यहाँ पर, यानी A से B, B से D और D से वापस है। और लूप दूसरा जो लूप है हमारे पास, लूप 2, ये क्या बन रहा है, सेकेंड लूप हमारा बन रहा है। हम चलते हैं, मान लीजिए B से चले, C तक पहुँचे, फिर D पर गए और वापस B तक आ गए। ठीक है, तो दोनों लूप में हम देखते हैं टोटल प्रतिरोधकों के सिरों पर जो विभवांतर होगा वो इसके अंदर लगी जो भी सेल या बैटरी है उसके विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। अब क्या आपको A से B से D से A, इस पूरे लूप के अंदर कहीं भी आपको विभवांतर वाली, मतलब EMF वाली कोई भी बैटरी दिखाई दे रही है? यानी कि बैटरी तो यहाँ पर है नहीं, तो फिर भी टोटल लूप के अंदर टोटल कंसिडर करते हैं। मान लीजिए हम यहाँ से A से चल रहे हैं, A से चले धारा की दिशा में, A से चले धारा की दिशा में चले और बीच में R आया, तो हम V बराबर क्या लेंगे, माइनस R लेंगे। तो I यहाँ पर क्या है, I1 है, R यहाँ पर क्या है, R1 है, वो भी हमें कैसा लेना है, माइनस का लेना है, क्योंकि धारा की दिशा में जा रहे हैं हम। ठीक है, इधर जा रहे हैं, फिर हम इधर जा रहे हैं। ठीक है, धारा की दिशा में ही, I3 की दिशा में ही जा रहे हैं और हमारे रास्ते में आ रहा है R5, तो I3 माइनस का I3 R5 हो जाएगा। अब देखिए आगे, अब हम यहाँ जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ से घूम के इधर जा रहे हैं, यानी कि अब यहाँ पर I2 धारा की विपरीत दिशा में जा रहे हैं हम तो, और जब धारा की विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो प्लस का लेना होगा,
तो प्लस का लेंगे I2 इंटू R2, I2 इंटू R2, और नेट किसके बराबर हो जाएगा, नेट हो जाएगा 0 के बराबर। ठीक है, नेट हो जाएगा 0 के बराबर। चिन्ह के साथ अगर हम पुट कर दें सारी की सारी वोल्टेज, तो हमारी उसका जो योग आता है वो 0 के बराबर होता है। यही तो हमारा KVL है। ठीक है, KVL हमने लगाया है। वही KVL हम लूप 2 के लिए लगाते हैं, तब हमारे पास क्या आएगा, हम चलते हैं B से C, C से D और D से B। B से चले हम इस दिशा में चले, B से C पहुंच रहे हैं हम। ठीक है, धारा की दिशा भी इधर है, धारा की वैल्यू कितनी है I1 माइनस I3, और धारा की दिशा में चले, बीच में R आया तो V बराबर क्या होगा, माइनस IR। तो हम यहाँ पर लगाते हैं माइनस का, I कितना है, I है हमारा I1 माइनस I3, और R कितना है R3। ठीक है, यहाँ पर धारा की वैल्यू ये रही और R हमारा ये रहा, तो हमने दोनों को रख दिया और माइनस में लेना है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। प्लस, अब देखिए आगे, फिर हम चले C से D, C से D जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, लेकिन धारा तो इधर है, यानी कि धारा की ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो प्लस में लेना होगा। प्लस में लिया हमने प्लस में लिया हमने I2 I3, ये तो हो गई धारा की वैल्यू, और प्रतिरोध हुआ R4। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब हम जा रहे हैं D से B, यानी कि इस दिशा में जा रहे हैं, इस दिशा में जा रहे हैं, लेकिन धारा की दिशा तो ऑपोजिट है, तो हमें यहाँ पर प्लस में लेना पड़ेगा। प्लस में लेंगे हम I3R5, ये हमने लिया, और ये टोटल किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। अब हमें मानना क्या है, हमें मानना है कि जो R5 है इसे हम नेग्लेक्ट करेंगे, और R5 तभी नेग्लेक्ट हो सकता है, हम इसे कंसिडर ही नहीं करेंगे कि मान लीजिए ये यहाँ से गायब हो गया। गायब तभी होगा जब हम ये मानेंगे कि B और D के मध्य विभवांतर कैसा होना चाहिए, 0 होना चाहिए, यानी यहाँ पर कोई भी धारा नहीं बहेगी। यानी कि I3 को अगर हम 0 मानेंगे, तब हम ये कह सकते हैं कि हम R5 को नेग्लेक्ट करेंगे। यही तो कॉन्सेप्ट हमने समझा था कि क्योंकि धारा तो तभी बहेगी, धारा तो, अब देखिए अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस होगा, तो दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर क्रिएट होगा, विभवांतर क्रिएट होगा तो धारा भी बहेगी। यानी कि अगर हम R5 को यहाँ से गायब कर दें, अगर हम R5 को कंसिडर नहीं करते हैं, दैट मीन्स इन दोनों बिंदुओं के मध्य धारा ही नहीं बहेगी, दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर कैसा होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर अगर हम बिना R5 के कंसिडर करें, यानी I3 हमारी कैसी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी कि अब हमें यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा, माना I3 बराबर 0, I3 बराबर 0 हो गई। यहाँ भी हमने मान लिया I3 बराबर 0 हो गया। अब जहाँ भी I3 है ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, यहाँ पर ये 0 और ये 0। ठीक है, जल्दी से हम I3 जो है, I3 की वैल्यू, यहाँ पर भी I3 है, I3 की जो वैल्यूज़ हैं पुट कर देते हैं उनको 0। तब हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, माइनस I1R1, अब I3 इंटू R5, तो ये टोटल पूरी टर्म ही 0 हो गई। प्लस में बचा हमारे पास I2R2 बराबर 0। ठीक है, इसी टाइप से यहाँ पर देखिए माइनस R3 0 हो गया, लेकिन I1 तो बचा हुआ है, तो I1 और ये आ गया R3, प्लस यहाँ पर I3 0 हो गया तो ओनली I2 बचा, I2R4, और ये वाली टर्म भी क्या हो गई, 0 हो गई। तो ये बराबर आ गया किसके, 0 के। ठीक है, अब हमारे पास एक तो इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 1, और दूसरी आ गई है इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई। हमने डायरेक्टली KVL लगाया है। ठीक है, अब इसे सॉल्व करने के लिए ये मिटा देते हैं, क्योंकि चिन्ह परिपाटी आप ऑलरेडी समझ चुके हैं। ठीक है, ये तो हमें जस्ट यहाँ पर यूज़ करना था, इसलिए मैंने अभी तक मिटाया नहीं था। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर I1R1 और इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास इक्वेशन क्या है, I1R1 प्लस में है I2R2 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से इस इक्वेशन को, यहाँ पर इस टर्म को उधर लेकर के जाते हैं, तो I2R2 बराबर हो जाएगा I1 इंटू R1। तो यहाँ से अगर हम करें, यहाँ से अगर हम R2 को उधर ले जाते हैं, तो I2 बटे में I1 बचेगा R1 बटे में R2। ये तो हमारी इक्वेशन नंबर 1 का ही सॉल्यूशन आया है। इक्वेशन नंबर 2 का सॉल्यूशन करते हैं। ये वाली हमारी इक्वेशन है I1R3 प्लस I2R4 बराबर 0। इसे अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पर हम करते हैं I2R4 हमारे पास पड़ा है, इसे हम उधर लेकर के जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा I1R3। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या करते हैं,
इसको इधर ले आते हैं और इसको इधर ले आते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा R3/R4। अब देखिए क्या आपको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में कुछ सिमिलर दिखाई दे रहा है? तो बिल्कुल I2I1, यहाँ भी I2I1, तो ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो ये दोनों भी तो बराबर होंगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इन दोनों को कंपेयर करें तो हमारे पास सिंपल सी बात आ जाती है कि R1/R2 बराबर होगा R3/R4। और हमने माना क्या था? हमने माना था कि R5 को हमें नेग्लेक्ट करना है। तो ऑपोजिट अगर हम चलें कि अगर ऐसा होता है तब आप ऐसा मान लीजिए कि I3/0 है, यानी कि R5 को मानिए ही मत, ठीक है। तो यहाँ से हमारा प्रूफ हो जाता है किरचॉफ लॉ, सॉरी यहाँ से हमारा जो है व्हिटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट जो है वो प्रूव हो जाता है, ठीक है। ये हमने सॉल्व किया है केवीएल से या फिर किरचॉफ के लॉ से, ठीक है। स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। व्हिटस्टोन सेतु को हमने किरचॉफ नियम से सॉल्व किया है। अब इसी के कॉन्सेप्ट से हम सेलों का संयोजन भी सीखते हैं कि अगर हम दो या दो से अधिक बैटरीज को, दो या दो से अधिक सेलों को जोड़ते हैं तब उनका ईएमएफ और उनके जो आंतरिक प्रतिरोध है उन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो अब चलिए देखते हैं सेलों का संयोजन हम करते हैं, वही हम देखेंगे यहाँ पर श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में हम जो है सेलों का संयोजन करेंगे। तो बेसिक सी बात है कि चैप्टर का हमारा बिल्कुल लास्ट टॉपिक है सेलों का संयोजन, और केवीएल से ही हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए सिंपल सी बात, सेलों का संयोजन हम पहले देखते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। मान लीजिए हम पहले श्रेणी क्रम संयोजन देखते हैं कि मान लीजिए हम कोई दो सेल हैं उनको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि हमने जो है प्रीवियस जो हमारा वीडियो था उसके अंदर हमने देखा था कि जो भी आपका सेल या बैटरी होती है उसका खुद का एक आंतरिक प्रतिरोध होता है, जिसके कारण वो जितनी उसका ईएमएफ है उससे थोड़ा सा कम हमें टर्मिनल वोल्टता मिल पाती है। और वहाँ हमने रिलेशन भी देखा था कि ई जो है नेट ईएमएफ जो होगा वो एक टर्मिनल वोल्टेज प्लस उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इसके बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि अगर टर्मिनल वोल्टता हमें देखनी है किसी सेल की तो हम E-IR1 लेंगे, और यहाँ पर R1 क्या है? उसका ही आंतरिक प्रतिरोध है। और अगर हमें उसे उसके आंतरिक प्रतिरोध के साथ दिखाना है जब भी सर्किट में, तो हम उसे ये भी दिखाएंगे कि मान लीजिए हमारे पास ये बैटरी है, बैटरी के साथ में ही एक छोटा सा R जोड़ करके इस टाइप से इस पूरी बैटरी को दिखाएंगे। यानी कि ये जो बैटरी है इसका ही एक R1 प्रतिरोध है, जिसको बाहर सिर्फ दिखाते हैं, होता वो उसका आंतरिक प्रतिरोध है। यानी कि उसका आंतरिक प्रतिरोध जो है उसके साथ में टांग करके दिखाते हैं, एक सिंबल होता है दिखाने का बस, ठीक है। यानी कि इस रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसी भी बैटरी को, किसी भी सेल को इस टाइप से दिखाते हैं सर्किट के अंदर कि ये हमने ये बैटरी लगाई है और इस बैटरी का यहाँ पर एक छोटा सा इसका आंतरिक प्रतिरोध है इस टाइप से, ठीक है, और ये इसका ईएमएफ है, ऐसा दिखाते हैं। तो इसके लिए हम ये वाला रिलेशन यूज़ करते हैं। यानी कि ये चीज़ आपको समझ में आई कि ये हमने दिखाया तो यहाँ पर अलग से कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ये इसी बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध है। अब हम ऐसा तो कर नहीं सकते थे कि बैटरी के अंदर हम कुछ इस टाइप से करके दिखाते कि इसके अंदर एक आंतरिक प्रतिरोध है, ऐसा तो हम कर नहीं सकते थे। तो हमने क्या किया, इसके साथ बाहर जो है बाहर एक छोटा सा प्रतिरोध लगा करके हम वहाँ पर दिखाएंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। तो चलिए अब देखते हैं, ये चीज़ पहले ही मैंने क्लियर कर दी है। तो अब हम जब इसका डायग्राम बनाएंगे कि सेलों को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा है, मान लीजिए हम दो सेल लेते हैं और उनको श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। ये हमारा एक सेल है, ठीक है, इसको, और एक और हमारा सेल है, इसे हमने क्या किया, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, सेल है तो हमने देखा इसके साथ में एक छोटा सा रेजिस्टेंस भी जोड़ेंगे जो इसका इंटरनल प्रतिरोध है, आंतरिक प्रतिरोध है, और इसका भी एक आंतरिक प्रतिरोध जोड़ देंगे, तब ये जो है पूरा सेल इस टाइप से बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये हमारा एक सेल है और ये भी हमारा जो है एक सेल है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखिए, ये तो हमारा इसकी जो ईएमएफ है E1 और इसकी ईएमएफ हम कंसिडर करते हैं E2, और इसका जो आंतरिक प्रतिरोध है उसे R1 लेते हैं, और इसका जो आंतरिक प्रतिरोध है इसे हम R2 लेते हैं, ठीक है। और मान लीजिए इस टाइप से, और इस सर्किट में मान लीजिए ये बाह्य प्रतिरोध एक जुड़ा हुआ है R, तब देखिए, और इसमें मान लीजिए I धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, I धारा प्रवाहित हो रही है। I धारा देखिए बेसिकली पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी, ठीक है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल होगी। तो यहाँ पर देखिए, ये मान लीजिए कैपिटल R हमारा एक बाह्य रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये चीज़ आपको पता चल गई, एक हमने बाह्य रेजिस्टेंस लगाया है। अब हम ये बिंदु को नाम दे देते हैं ABCD, ठीक है। वही केवीएल अगर हम इसके अंदर लगाते हैं, इसके अंदर हम केवीएल लगाते हैं कि जो भी आपके सेल है उनका ईएमएफ
और जो भी आपकी प्रतिरोधकता है, जो भी प्रतिरोधक है, इनके सिरों पर जो विभवांतर होता है, देखिए प्रतिरोधकों के सिरों का विभवांतर, इनका एडिशन बराबर होता है इनके, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इसके लिए हमारा जो V आएगा, टर्मिनल वोल्टता आएगी, वो क्या आएगी, E1 माइनस जो हमारी I धारा बह रही है IR1 आएगी, ठीक है। और इसके लिए V2 क्या देखिए यहाँ पर ये तो हो गया हमारा V1, ठीक है। इसके सिरों पर जो है, इसके सिरों पर आएगा, ये तो V1 हो गया, इसके सिरों पर जो V2 आएगा वो क्या होगा, इसका EMF, इसका EMF और माइनस IR2 जो इसका आंतरिक प्रतिरोध है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। और इस प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर क्या होगा, V बराबर IR, V बराबर I कैपिटल R। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर V बराबर जो भी यहाँ पर गया है वो इस V1 और उस V2 के बराबर होगा। तो ये भी चीज़ हमें समझ में आ गई। तो किसी भी तरीके से आप ले सकते हैं, KVL से ले सकते हैं या फिर कॉमन सेंस से ले सकते हैं, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हैं कि हमने इस पर KVL लगाया है, ठीक है। अप्लाइंग KVL हमारे पास क्या आ गया, V बराबर V1 प्लस V2। ये चीज़ आपको पता चल गई। अब देखिए, अब सिंपली इनकी वैल्यूज रख देते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर ये आ जाएगा IR बराबर IR, यहाँ पर हो जाएगा E1 माइनस IR1 और प्लस में हो जाएगा E2, देखिए यहाँ पर E2 आएगा, ठीक है, E2 माइनस IR2, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब देखिए, तो अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से I और देखिए IR, ये माइनस और माइनस, ये दोनों टर्म्स इधर आकर के प्लस हो जाएंगी। IR1 प्लस IR2 बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2 के, ठीक है। अगर हम यहाँ से I कॉमन लें तो हमारे पास ब्रैकेट में आएगा R, कैपिटल R यानी कि, और दोनों आंतरिक प्रतिरोधों का योग, ये बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2 के, E1 प्लस E2 के। और I बराबर अगर हम देखें यहाँ पर तो हमारे पास हो जाएगा E1 प्लस E2 और नीचे आएगा R1 प्लस R2, ठीक है। यानी कि इसे हम ये भी लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा हमारा E इक्विवेलेंट और बटे में हो जाएगा हमारा R इक्विवेलेंट, कि नेट आपका जो रेजिस्टेंस है और नेट आपका जो विद्युत वाहक बल है उसके लिए हो जाएगा। तो I बराबर E इक्विवेलेंट बटे में R इक्विवेलेंट। ये हमारे पास रिलेशन आएगा कि अगर हम दो सेलों का कौन सा संयोजन करते हैं, अगर हम दो सेलों का जो है श्रेणी क्रम संयोजन करते हैं। तो ये चीज़ हमें समझ में आ चुकी है। अब हम देखते हैं सेलों का समांतर क्रम संयोजन। तो बिल्कुल वही अरेंजमेंट रहेगी और थोड़ा सा चेंज करना है, इन दोनों सेलों को हमें जोड़ देना है, कैसे, समांतर क्रम में, ठीक है। बिल्कुल समांतर क्रम में हमें इनको जोड़ देना है। तो देखिए कैसे जोड़ेंगे। सेकंड हमारा आएगा किसके लिए, समांतर क्रम के लिए। दूसरा आएगा समांतर क्रम संयोजन, और संयोजन है किसका, सेलों का संयोजन चल रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक सेल था हमारे पास, इसी का ही छुटकू आंतरिक प्रतिरोध हमने यहाँ पर दिखा दिया, और दूसरा हमारा जो सेल है इसी का छुटकू आंतरिक प्रतिरोध हमने यहाँ पर दिखा दिया। दोनों जुड़े हैं समांतर क्रम में, और यहाँ पर एक हमारे पास बाह्य प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, कैपिटल R, ठीक है। ये हमारा स्मॉल r1 है, ये हमारा स्मॉल r2 है। इसका मान लीजिए विद्युत वाहक बल E1 और इसका मान लीजिए E2 है। और यहाँ पर जो धारा प्रवाहित हो रही है पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी, इस टाइप से ये धारा प्रवाहित हो रही है। अब देखिए, अब यहाँ पर सिंपल सी बात है कि मान लीजिए यहाँ पर I1 थी और यहाँ से I2 थी, तो नेट I क्या होगी, I1 प्लस I2 के बराबर होगी। ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। और ये रिलेशन इसके लिए है और ये रिलेशन इसके लिए है, हमें ये ध्यान में रखना है, क्योंकि दोनों जो सेल है वो दो बिंदुओं के बराबर, सेम बिंदुओं के बीच में जुड़े हुए हैं, यानी कि इनका V1 बराबर होगा V2 के, यानी दो बिंदुओं के मध्य ही जुड़े हुए हैं। और समांतर क्रम में हमें पता है कि इस टाइप से अगर होता है, दोनों सेम बिंदुओं A से B के बीच में जो विभवांतर है यहाँ से वो भी यहीं से, यानी अगर लोकेशन नहीं बदलती है तो हमें पता है कि जो हमारे वोल्टेज होती है वो भी सेम होती है। तो इसे हम V ही लिखेंगे, ठीक है, V ही लिखेंगे क्योंकि ये तो सेम है, ये चीज़ पता चली। लेकिन I1 और I2 जो है वो बदल जाएंगे, इसके लिए I1 आएगी और इसके लिए I2 आएगी, क्योंकि इस सर्किट में I1 है और इस सर्किट में I2 है, ठीक है। यानी यहाँ से तो I2 आ रही है ना, यहाँ से तो I1 है। अब देखिए हमारे पास ये फर्स्ट रिलेशन आ गया और सेकंड रिलेशन ये आ गया। अब अगर हम यहाँ से हमारे पास I की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि V बराबर क्या है, E1 माइनस I1 R1 है।
यहाँ से हम I1 की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो हम इसे इधर ले जाते हैं, इसे इधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा I1 R1 बराबर हो जाएगा E1 माइनस V। तो यहाँ से I1 क्या आएगा, E1 माइनस V बटे में R1। इसी टाइप से I2 क्या आ जाएगा, E2 माइनस V बटे में R2 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इससे निकालेंगे तो हमारे पास I1 और I2 की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर नेट I हमारे पास क्या होगा, I1 प्लस I2। तो दोनों वैल्यूज़ को रख देते हैं यहाँ पर, E1 माइनस V बटे में R1 प्लस E2 माइनस V बटे में R2। तो जल्दी से रख देते हैं दोनों वैल्यूज़ को। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास, अगर हम इन्हें सॉल्व करने बैठते हैं, E1 बटे में R1 माइनस V बटे में R1 प्लस में E2 बटे में R2 और यहाँ पर आएगा माइनस V बटे में R2। माफ़ कीजिएगा साथियों, कुछ इलेक्ट्रिकल इशू हो गया था जिसकी वजह से हमें टॉपिक जो है वो बीच में कल जो है छोड़ना पड़ा था, रिकॉर्डिंग बीच में छोड़नी पड़ी थी। तो आज हम यहीं से टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। हमारा टॉपिक चल रहा था सेलों का संयोजन। ठीक है, खैर रिकॉर्डेड वीडियो है तो ये तो वहीं से कंटिन्यू हो जाएगी। देखिए यहाँ पर टॉपिक हमारा चल रहा था समांतर क्रम संयोजन, जहाँ पर हम सेलों का संयोजन कर रहे थे। और हमने देख लिया था, यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था कि अगर हमारे पास दो सेल हैं जिनको हमने समांतर क्रम में जोड़ा हुआ है, ठीक है, E1 और E2 इनके EMF है और स्मॉल r1 और स्मॉल r2 इनके आंतरिक प्रतिरोध है, जिनके लिए हमने रिलेशन बनाया था V बराबर E माइनस IR, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ से I की वैल्यूज़ भी हमने निकाली थी ये वाली कि E1 माइनस V बटे में R1 और I2 हमारा गया था E2 माइनस V बटे में R2। ये रिलेशन हमने देखा था जहाँ पर हमने EMF और टर्मिनल वोल्टता को परिभाषित किया था। ठीक है, और उसके बाद हमने I1 और I2 की जो दो वैल्यूज आई हैं उनको ऐड किया, क्योंकि हमें पता है कि नेट I जो आ रही है वो I1 प्लस I2 होगी। ये वाला रिलेशन हमने यहाँ पर जैसे ही I1 और I2 की वैल्यू रखी, उसके बाद हमने इसको ओपन करके लिखा E1 बटे में R1 V बटे में R1, यहाँ से E2 बटे में R2 माइनस V बटे में R2। इतना काम हमने कर लिया था। ठीक है, अब देखिए, अब हम देखते हैं I बराबर हमारा क्या होगा। यहाँ से देखिए, यहाँ से हम E1 बटे में R1 और पहले ये वाली टर्म लेते हैं प्लस में E2 बटे में R2, ये हम अलग से लेते हैं और इन दोनों टर्म्स में से माइनस का साइन हम बाहर लेते हैं और जो है कॉमन लेते हैं हम V को, तो हमारा अंदर बचेगा 1/R1 और यहाँ पर हमारा बचेगा प्लस 1/R2। ठीक है, ये चीज़ हमने देख ली है। अब देखिए, यहाँ से जब आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि जब हम प्रतिरोध का समांतर क्रम संयोजन करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास R इक्विवेलेंट के लिए ये वाला रिलेशन होता है कि 1 बटे में R इक्विवेलेंट हमारा बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 के। ठीक है, ये चीज़ हमने देखी थी। अब देखिए यहाँ पर, और इस चीज़ को, इस टर्म को, इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं, इसे हम लिखेंगे किस फॉर्म में, E इक्विवेलेंट बटे में R इक्विवेलेंट। ठीक है, इसे हम E इक्विवेलेंट बटे में R इक्विवेलेंट लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर n हमारे पास सेल हो जिनका समांतर क्रम संयोजन किया जाए तो हमें वहाँ पर E1 बटे में R1, E2 बटे में R2, E3 बटे में R3 इस टाइप से करना है। इसे हम E इक्विवेलेंट बटे में R इक्विवेलेंट जो है बोल सकते हैं कि R का, तो R के लिए तो क्या होगा 1/R इक्विवेलेंट आया, यानी कि R का तो समांतर क्रम संयोजन और यहाँ पर E इक्विवेलेंट डायरेक्टली इनका जो है होता जाएगा। ठीक है, तो इस टर्म को हम E इक्विवेलेंट बटे में R इक्विवेलेंट लिख सकते हैं और इस वाली टर्म को हम लिखेंगे 1/R इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये रिलेशन हमारा कुछ इस टाइप से बन जाएगा। यहाँ पर देखिए I बराबर इस रिलेशन को हमने लिखा E इक्विवेलेंट बटे में R इक्विवेलेंट। ठीक है, और यहाँ पर माइनस में V बटे में R इक्विवेलेंट हमारा आ जाएगा, माइनस V बटे में R इक्विवेलेंट आ जाएगा। अब हम यहाँ से I बराबर R इक्विवेलेंट नीचे कॉमन ले अगर, तो ये हमारा बन जाएगा E इक्विवेलेंट माइनस V। ठीक है, तो कुछ हमारा ये रिलेशन यहाँ पर बन रहा है। अगर हम इस रिलेशन को यहाँ से, जो हमारे पास जनरल फॉर्मूला है, यानी कि अगर हम इसका तुल्य सर्किट बनाते हैं कि मान लीजिए इनका नेट करने के बाद हमारे पास एक ऐसा सेल आ जाता है, ठीक है, जिसका EMF E इक्विवेलेंट है और जिसका आंतरिक प्रतिरोध कितना है, R इक्विवेलेंट है। ऐसा हम सर्किट कंसिडर कर लेते हैं कि ये इसका तुल्य सर्किट है। ठीक है, जहाँ पर I धारा प्रवाहित हो रही है, इसी का तुल्य सर्किट है ये। ठीक है, तुल्य परिपथ,
रिजल्टेंट सर्किट। ठीक है, अगर हम इसके लिए रिलेशन बनाना चाहें तो इसके लिए क्या होगा हमारे पास, वही होगा सिंपली हमारा V बराबर E माइनस आई आर हो जाएगा, जहाँ पर E इक्विवेलेंट होगा और R भी क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, और यहाँ से अगर हम I की वैल्यू निकालना चाहें तो यहाँ से आएगा E इक्विवेलेंट माइनस V बटे में R इक्विवेलेंट। ठीक है, तो बिल्कुल यही रिलेशन तो प्रदर्शित कर रहा है ये। ठीक है, बिल्कुल यही रिलेशन प्रदर्शित कर रहा है। दैट मीन्स अगर इन दोनों को कंपेयर करें, ठीक है, यहाँ से हमने जो रिलेशन बनाया यहाँ से यहाँ पर कंपेयर करें तो हमने जो माना है कि E इक्विवेलेंट बटे में R इक्विवेलेंट और 1 बटे में R इक्विवेलेंट, ये चीज़ जो है हमने सही कंसिडर की है, क्योंकि हमारी जो वैल्यू आई है वो तुल्य परिपथ के लिए बिल्कुल सही सिद्ध होती है। ठीक है, तो यहाँ से एक और चीज़ हमें नोट डालना है यहाँ से कि E इक्विवेलेंट जो हमारा होगा वो हमारा क्या आया है। ठीक है, E इक्विवेलेंट बटे में R इक्विवेलेंट लगा लेते हैं, ये हमारा क्या आया है, E1 बटे में R1 प्लस E2 बटे में R2 प्लस E3 बटे में R3, जितने भी हैं n टाइम्स। ठीक है, और अगर हम बात करें 1 बटे में R इक्विवेलेंट तो ये तो जनरली हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 और ये हो जाएगा n टर्म्स तक। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। ये हो जाएगा हमारा तुल्य परिपथ, जिसके लिए समांतर क्रम संयोजन के लिए तुल्य जो है हमारा क्या आएगा, ये चीज़ हमने निकाल ली है। तो ये हमारा समांतर क्रम जो है सेलों का संयोजन का कंप्लीट हो चुका है। ओके स्टूडेंट्स, सो हमारा जो 3rd चैप्टर है बिल्कुल मज़ेदार तरीके से, बिल्कुल विधिवत तरीके से हमने कंप्लीट कर लिया है टोटल 5 लेक्चर्स में। ठीक है, ये लेक्चर बीच में डिस्टर्ब हुआ था लेकिन फिर भी हमने कट करके उसको बिल्कुल कंटिन्यू कर लिया है। ओके स्टूडेंट्स, सो करना आपको ये है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 4। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।